नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, मैं पवन सिंह आपका एक बार दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई हमारी विशेष मुहिम वादा वर्दी के तहत आज हम अपने 23वें सत्र और अंक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। इस अंक के तहत हम लोग विशेष हिंदी के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर अपनी चर्चा को करते हैं। तो आइए अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने सभी छात्रों से, अपने छोटे भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस सत्र को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस सत्र से लाभान्वित हो सकें और इस सत्र का लाभ उठा सकें। तो आइए साथियों, अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो साथियों, आज की चर्चा का हमारा पहला प्रश्न है वर्णमाला से, और वो प्रश्न कह रहा है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। ह्रस्व स्वर का मतलब साथियों यहाँ पर क्या हुआ, तो ध्यान रखिए, ह्रस्व स्वर का मतलब हो गया लघु स्वर। लघु स्वर विकल्प A 11, B 4, C 7 और D 2। तो साथियों, लघु स्वर जैसा कि आप जानते हैं लघु स्वरों की संख्या होती है 4, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प B। ठीक है, अब अगर 4 देखें तो साथियों स्वर कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आ, ई, ऊ और री। ठीक है, ये 4 स्वर आपके क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए, जिन्हें हमने क्या बताया, किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम लघु, मूल स्वर अथवा एकमात्रिक के नाम से भी जानते हैं। इतने नामों से इसको हम लोग संबोधित करते हैं, या तो लघु या मूल या एकमात्रिक स्वर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। किस प्रकार का स्वर है। ए पश्चविव्रत, बी अग्रसंवृत, सी अग्रविव्रत और डी पश्च संवृत। तो साथियों यहाँ पर देखिए, चर्चा की है किसकी, ऊ की। चर्चा किसकी की है, ऊ की। और साथियों यहाँ पर देखिए जैसा कि दे रखा है अग्र पश्च अग्र पश्च। तो साथियों आपको जैसे ही ये देखा तो आपको याद आना चाहिए कि ये स्वरों के विभाजन किसके आधार पे है, जीभ के आधार पर है। जीभ के आधार पर है, जो कि क्या क्या होता है साथियों, तो होता है अग्र, अग्र, उसके बाद होता है मध्य, मध्य, और उसके बाद होता है पश्च, उसके बाद होता है पश्च। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या दिया है, विव्रत संवृत। विव्रत संवृत। तो साथियों जैसे ही ये ध्यान दिया तो आपको ध्यान रखना है विव्रत संवृत किसका होता है, तो साथियों होता है वो मुख के खुलने व बंद होने के आधार पर, मुख के खुलने व बंद होने के आधार पर। और अगर मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर देखेंगे तो साथियों शब्द क्या होंगे, तो वो 4 प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। साथियों वो क्या होते हैं, तो होता है साथियों संवृत, संवृत, दूसरा होता है अर्धसंवृत, 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 तीसरा होता है साथियों विव्रत, विव्रत, और चौथा होता है अर्धविव्रत। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इसका मतलब देखिए साथियों कितना बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न का संबंध कैसे है कि यहाँ पर आपके सामने स्वरों के वर्गीकरण के जो 2 आधार हैं उन 2 आधारों को मिला दिया है, यानी जीभ के आधार पर वर्गीकरण को भी शामिल किया गया है और मुख के आधार पर वर्गीकरण को भी शामिल किया गया है। अब पूछ क्या रहा है कि ये जो ऊ है, ऊ वर्ण है, वो इन दोनों में उसकी स्थिति कहाँ पर है, इन दोनों में, यानी जीभ के आधार पर देखेंगे तो ऊ का उच्चारण जीभ के आधार पर किस भाग से होता है, और अगर मुख के खुलने व बंद होने के आधार पर देखेंगे तो मुख के खुलने व बंद होने यानी मुख के प्रयोग के आधार पर ऊ की स्थिति कैसी होती है, ऊ की स्थिति कैसी होती है, उसका यहाँ पर हमें वर्गीकरण करना है। तो ध्यान से देखें, जब हम ऊ की चर्चा करते साथियों तो ऊ जो होता है अगर जीभ के आधार पर देखें तो ऊ का उच्चारण
स्थान जो होता है साथियों वो क्या होता है, वो पश्च होता है। यानी ऊ कहाँ पे आता है, यहाँ पश्च में आता है। तो देखिए जरा, जैसे ही हमने पश्च मिला तो यहाँ पे हमारे दो विकल्प कट गए, यानी कि बी और सी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, पश्च है, यानी वो क्या है, ए और डी में मिल रहा है, ए और डी में मिल रहा, तो यानी आंसर इसमें से होगा। अब देखते हैं, एक में दिया विव्रत और एक में दिया संव्रत, तो यानी इनमें से ऊ की स्थिति कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऊ की स्थिति जो होती है वो कहाँ होती है, यहाँ संव्रत में होती है। ऊ की स्थिति कहाँ होती है, संव्रत में होती है। तो देखिए ऊ कहाँ पे है, ऊ यहाँ संव्रत में है, और ऊ यहाँ कहाँ है, तो पश्च में है, यानी ऊ की स्थिति क्या बनी, ऊ की स्थिति बनी पश्च के साथ संव्रत, पश्च के साथ संव्रत, यानी इस प्रश्न का आंसर हुआ आपका विकल्प डी। विकल्प डी हुआ, पश्च संव्रत ध्वनि है, पश्च संव्रत ध्वनि है कौन सी, ऊ। साथियों जरा ध्यान रखिएगा, अगर हम ध्यान रख बोले कि संव्रत कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, तो यहाँ पर देखिए ऊ के अतिरिक्त जो होता है वो कौन कौन सी, तो ई और ऊ और री, ऊ और री, ये ध्वनियाँ क्या होती साथियों, ये संव्रत ध्वनियाँ होती, क्या होती हैं, संव्रत ध्वनियाँ होती। इसी प्रकार से अगर पश्च की चर्चा करें ना, तो ध्यान रखिएगा, ऊ ओ आओ, ओ औ, ये ध्वनियाँ साथी कैसी हो जाती है, ये ध्वनियाँ पश्च हो जाती हैं, कैसे हो जाती है, पश्च हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो गया, विकल्प डी पश्च संव्रत हो गया। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे साथियों सिंपल सा संधि का प्रश्न है। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, विकल्प ए उत्धन डयन, विकल्प बी उड्डन डयन, विकल्प सी उत्धन अयन और विकल्प डी उद्धन अयन। तो साथियों ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा जो विच्छेद होगा वो इस पद से होगा, यानी यहाँ से हम पद को क्या करेंगे, पद को अलग करेंगे, और यहाँ से देखिए साथियों पद क्या मिल रहा है, ये डा मिल रहा है। डा कैसा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण देखते ही आपको दिमाग में एक आ जाना चाहिए कि अगर संधि पद में तीसरे वर्ण की प्राप्ति हो रही है तो वो किसके फलस्वरूप हुई होगी, तो साथियों वो मिला होगा किसके फलस्वरूप, प्रथम वर्ण के फलस्वरूप, यानी डा का प्रथम वर्ण के फलस्वरूप नहीं, यहाँ पर प्रथम वर्ण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये किसके फलस्वरूप मिलेगा, ता के फलस्वरूप मिलेगा। ये ता संबंधी नियम बनेगा, कौन सा बनेगा, ता संबंधी नियम बनेगा, और ता संबंधी नियम जब बनेगा तो देखिए यहाँ पर कौन सा पद मिल जाएगा, यहाँ पर उत्धन डयन मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, उत्धन डयन, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। साथियों जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था हालांकि नियम वो भी होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही तीसरा मिला तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले वर्ग के वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन, पहले वर्ग के वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। अब यहाँ पर इस डा का प्रथम वर्ण क्या बनेगा, टा बनेगा। अगर हम इसको परिवर्तित करते भी, एक बार के लिए मान लीजिए परिवर्तित करते भी, तो हमारा पहला पद क्या बनता, हमारा पहला पद बनता बेटा उट, क्या बनता, उट, और यहाँ पर क्या बन जाता, अयन। अब जरा देखो ये कहीं पर भी ये विकल्प में दे रखा है क्या, कहीं पर भी विकल्प दे रखा है, उट शब्द किसी भी विकल्प में नहीं दिया हो, यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा। ये होता है एक नियम, लेकिन ये आंसर चूंकि विकल्प में ही नहीं है इसलिए नहीं होगा। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम दूसरी जगह जाएंगे। देखिए जैसे ही हम करते तो हमको मालूम है कि उपसर्ग के रूप में किसका, अगर हम ये शब्द लिख भी दें, एक हम लिख दें उत लिख दें, एक उड लिख दें, ठीक है, इसी प्रकार एक उट लिख दें, और इसी प्रकार एक हम उद लिख दें, ठीक है। अब अगर हम कहें कि साथियों इनमें से उपसर्ग के रूप में होता किसका प्रयोग है, उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो सर जी ये तीनों उपसर्ग के रूप में नहीं होते, उपसर्ग के रूप में कौन सा पद मिलता है, उत उपसर्ग मिलता है। क्या मिलता है, उत उपसर्ग मिलता है। तो साथियों उपसर्ग का देख करके ही आप इस प्रश्न के आंसर को निकाल सकते हो। प्रश्न का आंसर बन जाएगा विकल्प ए, उत्धन डयन। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा शब्द में कौन सा समास है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है, विकल्प ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व। तो साथियों सीधे सीधे मैंने जब आपको समास पढ़ाए थे तो हमने आपको एक बिंदु से अवगत कराया था, उस बिंदु से परिचित कराया था, और बिंदु क्या कहता था, आप लोग लिखते भी चले कि महा उपसर्ग, क्या बोला, महा उपसर्ग का प्रयोग यदि किसी पद में हो, महा उपसर्ग का प्रयोग यदि किसी पद में हो तो साथियों वहाँ कौन सा समास हो जाता है, वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। अब इस पद को अगर आप देखिए तो यहाँ पर महात्मा शब्द है, इसको आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा महाधन आत्मा, क्या मिलेगा, महाधन
आत्मा, और यहाँ उपसर्ग क्या मिल गया, महा उपसर्ग मिल गया। तो साथियों इस बिंदु के आधार पर यहाँ समास कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न का आंसर होगा कर्मधारय समास। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न को साथियों मैं आप लोगों से एक निवेदन और करूंगा कि आप लोग सत्र में जब हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें। हर प्रश्न के साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, उस चीज़ को आप हमारे साथ साथ नोट करते हुए चला करें, क्योंकि यही आपका रिवीजन है। यही चीज़ बार बार हम आपको परीक्षा के अपने प्रश्नों के माध्यम से कुछ नवीन प्रश्न और कुछ पुराने प्रश्न और कुछ प्रश्नों की आवृत्ति के साथ आपके सम्मुख लाते रहेंगे। तो जब बार बार आप इन बिंदुओं को, इन तथ्यों को अपने पेन कॉपी में क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो एक ना एक दिन साथियों एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाएगी कि आपको कॉपी नहीं, वो चीज़ आपके मस्तिष्क में पूर्ण रूप से स्थिर हो चुकी होगी, आपको याद हो चुकी होगी, और वो स्थिति क्या होगी, वो स्थिति आपको परीक्षा में सफल बनाएगी। ठीक है, तो पहले घर में रिवीजन है, आप लिखते रहिए, भले आपको याद है लेकिन लिखिए, क्योंकि वो कहावत है ना, आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ठीक है, तो लगातार आप अभ्यास करेंगे ना, बार बार लिखेंगे, तो वो चीज़ आपकी उतनी ही अच्छी तरीके से आपके दिमाग में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी, संचित हो जाएगी। ठीक है, तो इस जो भी पॉइंट है, जैसा भी यही पॉइंट है महा उपसर्ग, तो ये आप अगर 5, 10, 15 बार हमने रिवीजन कराया, ये पॉइंट बार बार प्रश्नों के माध्यम से कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में आता रहा, और जैसे ही आपने इसको क्या किया, बार बार लिखा, तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, एक समय बाद, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट मैं आपको फिर से अवगत करा रहा हूँ। देखिए, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए, विकल्प ए एरा, विकल्प बी रा, विकल्प सी आ, और विकल्प डी इरा। तो साथियों यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम क्या करें, इस यहाँ पर मूल पद को देखें, तो साथियों मूल पद लूट होता है, मूल पद क्या होता है, लूट होता है। अब लूट के बाद अगर देखें तो इसमें हमारे प्रत्यय के रूप में पद क्या प्रयुक्त होगा, तो साथियों प्रत्यय के रूप में पद क्या हो जाएगा, एरा प्रयुक्त होगा। तो प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त पद हमारा क्या हो जाएगा, एरा होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए, एरा हमारा इस पद का प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव का मतलब साथियों आप लोग समझ गए होंगे, तद्भव का मतलब परिवर्तित स्वरूप, यानी जो हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है। हमारा शब्द जो है पूछा जा रहा है वो क्या है, वो शब्द है इच्छु। इच्छु का आपको तद्भव बताना है, इच्छु का आपको तद्भव बनाना है। इच्छु का तद्भव अगर देखें तो विकल्प ए अभिलाषा, बी इच्छा, सी ई, और डी उल्लू। तो एक पॉइंट के रूप में साथियों हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, हमने कहा था प्रायः ऐसी स्थिति होती है, प्रायः तत्सम तद्भव में एक स्थिति पाई जाती है, और वो स्थिति क्या होती है कि जब कोई तत्सम के शब्द में क्या, तत्सम के शब्द में छा का प्रयोग होता है, तत्सम के शब्द में छा संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है, तो उसका तद्भव बनाते समय वो पद किसमें, वो पद किसमें भैया, खा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे खा में, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला, ये शब्द मैंने लिखा क्षीर। अब क्षीर शब्द क्या है, आपने देखा है छा है, तो साथियों ये पद किसका हो गया, तत्सम का हो गया। किसका हो गया, तत्सम का हो गया। अब हमने बताया इसका तत्सम बनाने में छा किस में बदलेगा, तो छा किस में बदलेगा साथियों, खा में बदलेगा, यानी ये पद क्या है, ये पद है आपका तद्भव, ये पद क्या बनेगा, तद्भव बनेगा। अब छा को खा में बदलो तो यहाँ क्षीर जो है वो खा में बदलेगी, तो साथियों क्या बन जाएगा, ये पद इसका तद्भव हो जाएगा खीर। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए शब्द क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, छा है, अब इस छा को किस में बदलोगे, इस छा को खा में बदलोगे, तो साथियों देखिए इसी प्रकार से इसका पद क्या मिल जाता है, खेत। इसी प्रकार से अगर हम बोले छत्री, इसी प्रकार से हम क्या बोले, छत्री, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से छा जो है वो किसमें, छा जो है वो किसमें, खा में बदलेगा, तो साथियों शब्द क्या बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा खत्री। क्या बन जाएगा, खत्री। अब इसी प्रकार से अगर हम ये शब्द ले लें,
हम यहाँ पर शब्द ले लें इच्छु, तो यहाँ पर देखिए अगर सिर्फ क्या करना है, इस छा को खा में बदलना है, तो छा को खा में देखिए यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर ईक में दिख रहा है, जहाँ पे छा जो है वो खा में बदल गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, विकल्प सी हो गया। ये एक पॉइंट आपके सामने साथियों देखिए कितनी आसानी से आपके सामने, और ये सारे प्रश्न जो है आप अपने अनसॉल्व में अपने PYQ या जो पूर्व परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उसमें हिंदी के प्रश्न पत्र में जाके देख सकते हैं कि तत्सम और तद्भव में इन प्रश्नों को बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो देखिए एक इस तथ्य के माध्यम से आप अपने प्रश्न का उत्तर कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इच्छु का जो तद्भव पद होगा साथियों क्या होगा, ईक होगा, और ईक का मतलब आप जानते हैं ईक जो होता है वो साथियों किसका, गन्ना का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, गन्ना का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, विदेशी है। ठीक है, विकल्प ए अथाह, बी उमंग, सी गगरी और डी दलाल। तो शब्द को देख करके ही बहुत आसानी से आप बता सकते हैं साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प डी दलाल। इस प्रश्न के जवाब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल सा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को हम अगर महत्वपूर्ण बनाएं, इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट बनाएं, तो देखिए कैसे बनता है। एक पूरक प्रश्न आपके सामने हम डाल रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रश्न को नोट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया दलाल कैसा है साथियों, दलाल विदेशी भाषा का शब्द है, दलाल विदेशी भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर हम प्रश्न बना रहे हैं दलाल शब्द का संबंध किस भाषा से है, दलाल शब्द का संबंध किस भाषा से है। यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहली भाषा तुर्की, तुर्की, दूसरी फारसी, फारसी, तीसरी फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, और चौथी भाषा हमने यहाँ पर लिख दी, चौथी भाषा यहाँ पर हमने लिख दी अंग्रेजी, अंग्रेजी। अब देखिए ये प्रश्न साथियों 100 नंबर का प्रश्न बन गया, महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके पेपर में जो प्रश्न आएंगे उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न में बन गया। अभी तक क्या था, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। परीक्षा में जो सबसे सरल वाले प्रश्न की गणना की जाती, तो गणना की जाती कि भैया पूछ दिया विदेशी कौन सा है, हमने लगा दिया डी दलाल है। लेकिन अगर प्रश्न में पूछ दिया गया कि दलाल विदेशी भाषा के किस भाषा से लिया गया पद है, या किस इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, दलाल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अब साथियों ये प्रश्न बन जाता है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसका उत्तर खोज रहा। अब ये सारी विदेशी भाषाएं हैं, अब आपके सामने आ गया कि भैया विदेशी तो है, लेकिन विदेशी में इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अब आपके लिए प्रश्न बना बेहतरीन प्रश्न। तो साथियों ध्यान रखिएगा, दलाल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रांसीसी भाषा से हुई है। किससे हुई है, फ्रांसीसी भाषा से हुई है, यानी ये शब्द किसका है, फ्रांसीसी भाषा का है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप अपने क्या कहते हैं, अपने आंसर में जहाँ पे लिखते जा रहे हैं वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का साथियों अगर आपको याद हो तो अपने किसी न किसी पूर्व सत्र में मैंने इस प्रश्न को आपको कराया है, और इस प्रश्न को पुनः अपने अंक में शामिल करने का कारण यह है कि आज हम आपको देखना चाहते हैं कि जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे विद्यार्थी हैं, क्या वो इस प्रश्न को, रिपीटेड प्रश्न को सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। रिपीट प्रश्न मैं हमेशा कहता हूं कि परीक्षा में 50 से 60% प्रश्न क्या होता है, रिपीट होता है, और अगर आपने उस 60% प्रश्नों को सही कर लिया तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है कि आपका परीक्षा में चयन ना हो। निश्चित ही आपका चयन होकर के रहेगा, निश्चित ही आपका चयन होकर के रहेगा, सब बशर्ते आपका रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो। अब यहाँ पर आपके सामने ये चुनौती है कि ये रिपीटेड प्रश्न मैं परीक्षा में अपने अंक में पूर्व में करा चुका हूँ, आज के अंक में मैंने इसको रिपीट किया है, आप इसका सही उत्तर निकालें। तो संबंधवाचक संज्ञा रूप इसका बताना है, तो विकल्प देखते हैं, ए बापा, बी बापती, सी बपौता और डी बपौती। तो साथियों इस प्रश्न का मैं सही आंसर बता रहा हूँ, इस प्रश्न का सही आंसर है डी बपौती। आप लोग देख लें, जिनका आंसर सही है यानी वो सही दिशा में अग्रसर हैं, वो चीज़ों को याद कर पा रहे हैं और उनका जो अभ्यास सत्र है वो सुचारू रूप से चल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी बपौती। व्याख्या मैं चूंकि इसकी पूर्व में कर चुका हूँ, इस कारण से मैं इस पर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द की पहचान करनी है। विकल्प ए दान,
बी भजन, सी कुछ और डी पढ़ना। डी पढ़ना। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्वनाम का पद हो जाएगा विकल्प सी कुछ। विकल्प सी कुछ। अब यहाँ पर फिर से इंपॉर्टेंट है, अब हम पूछें कि यहाँ पे जो कुछ शब्द है ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उनमें से कुछ शब्द का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाते हैं। विकल्प ए क्रिया, बी वचन, सी अव्यय और डी वाच्य। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा साथियों, जिनमें परिवर्तन ना हो। किसके कारण? लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन ना हो, ऐसे पदों को हम बोलते हैं विकल्प सी अव्यय पद। क्या बोलते हैं? अव्यय पद। या साथी इन्हीं को एक अन्य नाम के नाम से जाना जाता है जो कि कहलाता है क्या? अविकारी। अविकारी यानी ऐसे पद जिनमें लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी के नाम से जाना जाता है। यानी हमारे प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प सी। अगला प्रश्न है हमारा, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। विकल्प ए कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। विकल्प ए अमृतत्व, अमृतत्व, बी सुरतरु, सी पारिजात और डी कल्पतरु। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पर कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं पूछा है, तो इसका आंसर होगा विकल्प ए अमृतत्व। अमृतत्व जो होगा वो इसका पर्याय नहीं होगा। बाकी सुरतरु, पारिजात और कल्पतरु ये किसके? कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, जिसका पति परदेश जाने वाला हो, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, परदेश जाने वाला हो यानी गया ना हो, जाने वाला हो। दोनों में अंतर है साथियों, ध्यान रखिएगा, एक होता है जाने वाला और एक होता है चला गया। विकल्प देखते हैं, ए नवोढ़ा, बी प्रत्यक्ष पथिका, सी प्रोषित पथिका और डी आगत पथिका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसके लिए पद होता है बी प्रत्यक्षत पथिका। प्रत्यक्षत पथिका। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर इसका मतलब हुआ जाने वाला हो, जाने वाला हो, जाने वाला हो। और विकल्प बी यहां पर क्या है? प्रोषित पथिका। प्रोषित पथिका का मतलब यहां पे दोनों के मध्य में अंतर देख लीजिएगा, एक का पति अभी गया नहीं है, जाने वाला है, जाने वाला है, तैयारी में है। और दूसरी क्या है? जिसका पति परदेश, जिसका पति परदेश चला गया हो। इसके मध्य में बहुत छोटा सा अंतर है, उस अंतर को आप लोग पहचान पा रहे होंगे। जब बात होगी कि जिसका पति परदेश चला गया हो, चला गया हो, वो होगी प्रोषित पथिका, और जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो वो कहलाएगी प्रत्यक्षत पथिका। प्रत्यक्षत पथिका। ठीक है, और यहां पर देखिए आगत का मतलब होता है आना, तो जिसका पति प्रदेश से आ गया हो, गया ना हो, आ गया हो, गया ना हो, गया हो भैया, आ गया हो, वो कहलाएगी आगत पथिका। और नवोढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको कर लीजिएगा, नव विवाहिता। नव विवाहिता यानी ऐसी स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, यानी नया नया विवाह हुआ हो। क्या हुआ हो? नया नया विवाह हुआ, वो क्या कहलाती है? नवोढ़ा कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प बी। बाकी के जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पद है उनकी चर्चा भी मैंने यहाँ पर पूर्ण कर ली है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान रखिएगा, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य खोजना है, वर्तनी का प्रश्न है। चारों वर्तनियां आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद जरा अपने विकल्प को खोजिए। मैं 5 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं। ठीक है साथियों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने विकल्पों को पढ़ करके
और उत्तर को खोजने का प्रयास किया होगा, अपने उत्तर को लगाया भी होगा। अब मिलाइए आप लोग, क्या आपका उत्तर हमारे उत्तर के साथ मेल खा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इस पृष्ठ की शुद्ध वर्तनी होगी साथियों विकल्प बी वाल्मीकि। विकल्प बी वाल्मीकि इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बाकी के तीनों पद क्या होंगे, बाकी के तीनों पद गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए, उसने टेढ़ी चाल चढ़ी, वाक्य में कौन सा कारक है, वाक्य में कौन सा कारक है। अब साथियों यहाँ पर देखिए, बहुत आसानी से देखिए, तो कारक की पहचान होती है उसके चिन्हों के माध्यम से, कारक की पहचान होती है उसके चिन्हों के माध्यम से। और अगर यहाँ पर देखें तो साथियों यहाँ पर उसने अगर देखें तो इस पद में ये ने चिन्ह का प्रयोग हो गया, ने चिन्ह का क्या हो गया, प्रयोग हो गया। और ने चिन्ह का प्रयोग जो होता है, वो ने चिन्ह जो होता है वो किस कारक का होता है, तो सभी लोग जानते हैं कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, ने। हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को इस प्रकार से बोलते हैं। तो यहाँ पर ने चिन्ह हो गया कर्ता कारक का, यानी यहाँ पर पहचान हो गई कि यहाँ पर क्या होगा, कर्ता कारक होगा। विकल्प में देखें तो ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक और डी कर्ता कारक। डी कर्ता कारक, तो डी कर्ता कारक यहाँ पर मिल गया, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा विकल्प डी। प्रश्न का भी आंसर हो गया विकल्प डी। अगला प्रश्न हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, स्त्रीलिंग का नहीं है। विकल्प देखते हैं, ए लड़का, बी कुर्सी, सी पेड़ और डी शेर। तो साथियों यहाँ पर देखिए प्रश्न में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, लड़का सभी जानते हैं, लड़का पद जो है वो किसका होता है, पुल्लिंग का होता है। कुर्सी पद हमने कहा था क्या, कुर्सी पद का वाक्य प्रयोग करिए, कुर्सी टूटा की टूटी, तो कुर्सी हो गई टूटी, ठीक है, कुर्सी हो गई टूटी, टूटी हो गई। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग का पद होने के कारण ये क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग का पद बन गया, स्त्रीलिंग का पद बन गया। अब यहाँ पर देखिए पेड़, तो पेड़ जो होता है साथियों वो क्या होता है, पुल्लिंग का पद होता है, ठीक है, पुल्लिंग का पद होता है। और शेर, शेर आप सभी जानते हैं शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है, यानी ये पद भी क्या हो गया, पुल्लिंग का हो गया। तो जरा थोड़ा विकल्प देखिए, तीन यहाँ पर पुल्लिंग के हैं, तीन कौन से हैं, पुल्लिंग के हैं और एक स्त्रीलिंग का है। तो आंसर तो हमारा देखिए स्त्रीलिंग होना चाहिए, ऐसा कुर्सी होना चाहिए। प्रश्न इसके अनुसार क्या होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए कि कौन सा पद स्त्रीलिंग का है। यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा संशोधित कर लीजिए साथियों, यहाँ पर प्रश्न को आप थोड़ा सा संशोधित करेंगे तो आपको आंसर बहुत आसानी से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, कौन सा पद स्त्रीलिंग का है, कौन सा पद स्त्रीलिंग का नहीं को यहाँ पर काट दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इन नहीं को हमने यहाँ से हटाया और इस प्रकार से आपका आंसर पूर्ण हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए बन गया, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ए लड़का पुल्लिंग, ठीक है, सी पेड़ पुल्लिंग और डी शेर भी जो है क्या, पुल्लिंग। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, अब इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग लगा सकते हैं विकल्प बी, कुर्सी जो है वो स्त्रीलिंग का पद है। बाकी के तीनों क्या हो जाएंगे, बाकी के तीनों पद साथियों हमारे पुल्लिंग के हो जाएंगे। तो प्रश्न को थोड़ा सा संशोधित कर लीजिएगा, प्रश्न स्त्रीलिंग नहीं की जगह क्या कर लीजिए, स्त्रीलिंग है। तो इस 15वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। साथियों ये प्रश्न भी क्या है, एक प्रकार से इस प्रश्न की पुनरावृत्ति की है। इस प्रश्न को पहले मैं कहीं ना कहीं करा चुका हूं, आपको बता भी चुका हूं। देखिए विकल्प ए पाठक, बी प्राण, सी नदी, डी स्त्री। तो आधे से ज़्यादा मेरे जितने भी छात्र हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं, उनका उत्तर सही है कि इसका आंसर क्या है, बी प्राण है, बी प्राण है। मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी के कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में, या कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होते हैं, यानी उनका एक वचन का बहुवचन और बहुवचन के एक वचन के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जो सदैव बहुवचन या केवल बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं उनमें से एक शब्द है आपका प्राण। क्या शब्द है, प्राण। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया विकल्प बी, प्राण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भविष्य काल में बदलना है। नीचे एक वाक्य दिया है आपका, बच्ची रो रही थी, बच्ची रो रही थी, इसका भविष्य काल क्या होगा, इसका भविष्य काल क्या होगा। विकल्प ए बच्ची रोती थी, बी बच्ची रोती है, सी बच्ची रो रही है या डी बच्ची रो रही होगी। तो भविष्य काल में साथियों आप लोगों ने बचपन से पहचान पड़ी है
कि ऐसा पद जिसके अंत में क्या गा गी गे आए। हालांकि यहाँ पे हिंदी के कुछ नियमों में जब हम पढ़ते हैं, बचपन में नियम क्या होती थी, बचपन में ये पहचान जो होती थी, हम लोग अंग्रेजी के टेंसेस में पढ़ते थे, वहाँ सही होती थी। लेकिन अब अगर हिंदी के संदर्भ में हम काल में पढ़ते हैं तो ये प्रायः व्याख्या जो होती है वो गलत हो जाती है। लेकिन यहाँ सामान्य रूप से अगर चर्चा करें तो भविष्य काल के वाक्यों में गा गी गे को ले सकते हैं। और अगर देखें तो गा गी गे का पद आपको कहाँ मिल रहा है, विकल्प डी में गी का पद मिल रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्ची रो रही होगी। ये वाक्य किसका होगा, भविष्य काल का होगा। प्रश्न का आंसर होगा विकल्प डी, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भाववाच्य, थोड़ा सा इसको भी कर लीजिए, भाववाच्य नहीं होगा ये पद, भाववाच्य होगा, भाववाच्य होगा, ठीक है। भाववाच्य की पहचान करानी है, भाववाच्य की पहचान करानी है, भाववाच्य बताना है। तो विकल्प ए तुम फूल तोड़ोगे, बी अब चला जाए, सी बच्चे खेल रहे हैं, और डी पुस्तकें लिखी जाएंगी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, भाववाच्य के संदर्भ में मैंने बताया था कि जहाँ पर असमर्थता या कार्य के होने का भाव प्रकट हो, कार्य के होने असमर्थता का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्य प्रायः किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। और अगर इस पॉइंट को आप देखना चाहें तो ऐसे संबंधित पॉइंट जो है वो मिल रहा है विकल्प बी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है। जैसे हम बोले अब चला जाए, अब हम ये किसी से क्या करेंगे, किसी को बताने का प्रयास करेंगे, यानी हम अपने ओर से एक निवेदन कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है वो हमारे निवेदन को क्या कर दे, मना कर दे। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि अरे चले भाई साहब अब क्या किया जाए, बहुत समय हो गया है, अब चला जाए। तो प्रेम के कारण, ठीक है, वो जैसे हमारे उससे आत्मीयता है, हमारा लगाव है, तो कहते हैं अरे अरे अभी कहाँ जा रहे हैं, थोड़ी देर और बैठिए। तो क्या है कि अब हम उसकी बात को मना करने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए, क्योंकि हमारा उनसे आत्मीय लगाव इतना है। अरे सर थोड़ी देर और बैठ जाए, फिर आना जाना तो होता जाएगा, घर में क्या पड़ा हुआ है, इस प्रकार से लोग बोलते हैं ना। तो अब जैसे बोल दिया तो अब हम क्या हो गए, चलने में असमर्थ हो गए, क्या हो गए, असमर्थ हो गए। अब उनके निवेदन को, उन्होंने हमारे निवेदन को क्या किया, अपने आत्मीय भाव के कारण मना कर दिया, थोड़ा रोक लिया, तो अब हम क्या हो गए, अब हम जाने में असमर्थ हो गए। यानी भाव वहाँ क्या हो गया, असमर्थता का मिल गया। अगर असमर्थता का मिल गया तो यहाँ पर कैसा वाच्य होगा, भाववाच्य हो जाएगा। यानी अब चला जाए पद कैसा हो गया, भाववाच्य का हो गया। किसका हो गया, भाववाच्य का हो गया। अगला प्रश्न, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानना है, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानना है। विकल्प ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, और डी आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा साथियों, ये पूरा का पूरा पद जो है, इसमें वाक्य अगर प्रयोग करें तो इसमें विकल्प ए सरल वाक्य होगा। कौन सा होगा, सरल वाक्य होगा, ठीक है, पक्का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्ध विराम कौन सा है। ये 4 चिन्ह आपके सामने दिए गए हैं साथियों, एक बार ध्यान से देखें और फिर अपने उत्तर का चयन करें। ए बी सी डी 4 आपके पास विकल्प है, इनमें से पूछा गया है क्या, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा होगा। तो साथियों आपका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा विकल्प सी। विकल्प सी जो है वो अर्धविराम का चिन्ह होगा। अब अगर हम बात करें तो साथियों लिख लीजिएगा, ये जो विकल्प ए का चिन्ह है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो विकल्प बी में चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह जो होता है साथियों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको साथियों हम अल्प विराम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अल्प विराम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो विकल्प सी का चिन्ह है, विकल्प सी के चिन्ह को साथियों हम किस नाम से जानते हैं, साथियों इसको हम अर्ध विराम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अर्ध विराम के नाम से जानते हैं। और अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है साथियों, ये जो हमारा है ये क्या कहलाता है, तो सभी जानते हैं ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों की जो विकल्प है उसकी चर्चा पूर्ण हुई और इस प्रश्न का आंसर हुआ विकल्प सी। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है, किस मुहावरे का अर्थ है। तो विकल्प ए है ऐंठ कर चलना, बी दिन काटना, सी ओले पड़ना, और डी डींग हाँकना। ठीक है, तो साथियों ध्यान रखना, गर्व करना
गर्व करना मतलब होता है, आंसर इसका सही होगा विकल्प ए, ऐंठ कर चलना। ठीक है, हम लोग कहते हैं नहीं कि बड़ा ऐंठ कर चल रहा है, क्या बात है, ऐंठ कर चलने का मतलब होता है गर्व करना। ठीक है, गर्व करना, ठीक है, गर्व करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ पर प्रश्न है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए वात्सल्य रस, बी श्रृंगार रस, सी शांत रस और डी भक्ति रस। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सबसे मतलब बोला जाए कि प्रबल आंसर होगा, जिस सबसे महत्वपूर्ण इस प्रश्न के विकल्प के रूप में जिसका चयन करेंगे तो वो आंसर होगा विकल्प ए वात्सल्य रस। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। साथियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इसी प्रकार पूछ दिया जाए कि भक्ति रस का सम्राट की उपमा किसे दी गई है, तो साथियों उसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका पूछा जाए, इसी प्रकार से पूछा जाए कि शांत रस का सम्राट किसको कहा जाता है? शांत रस का सम्राट किसको कहा जाता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, शांत रस का सम्राट का उपमा दी गई है हिंदी साहित्य में कबीर दास को। किसको दी गई है? कबीर दास को शांत रस का सम्राट कहा गया, शांत रस का सम्राट के नाम से जाना था। और वात्सल्य रस का सम्राट कौन हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। कौन होगा? सूरदास हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प ए। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? रीतिकाल का कवि कौन है? विकल्प ए महादेवी वर्मा, बी चिंतामणि, सी नागार्जुन या डी राम नरेश त्रिपाठी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रीतिकाल के कवि की बात हुई है तो यहाँ पर रीतिकाल का कवि हो जाएगा बी चिंतामणि। चिंतामणि जो है वो रीतिकाल का कवि है। ठीक है, बाकी के तीनों महादेवी वर्मा, नागार्जुन और राम नरेश त्रिपाठी, इन तीनों का संबंध साथियों हिंदी में किस काल से है? इन तीनों का संबंध आधुनिक काल से है। किस काल से है? आधुनिक काल से ये तीनों का संबंध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न साथियों जो हमारा है वो क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 25वां प्रश्न 24वां, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। अब साथियों देखिए, जहाँ उपमेय, जो उपमेय का पद है वही क्या हो? उपमान हो जाए। साथियों ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान। अब ये क्या होता है? तो उपमेय और उपमान का पद यदि जहाँ पाया जाता है तो वहाँ पे अलंकार होता है उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। अब यहाँ पे इसी प्रकार देखिए, यदि उपमेय और उपमान का क्या हो? उपमेय और उपमान का उल्टा हो जाए। क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। उल्टा का मतलब क्या हो? जो उपमेय हो वो क्या बन जाए? उपमान बन जाए। क्या बन जाए? उपमान बन जाए। और उपमान जो है वो क्या बन जाए? उपमेय बन जाए। क्या बन जाए? उपमेय बन जाए। तो साथियों यहाँ पे अलंकार क्या कहला देता है? तो वो क्या कहलाता है? प्रतीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतीप कहलाता है। और साथियों ध्यान रखिएगा, जब क्या हो? उपमेय जो है वही किसके रूप में? उपमान के रूप में आ जाए, यानी उपमान भी क्या हो? उपमेय हो, यानी उपमेय के साथ उपमान भी क्या हो? उपमेय हो, यानी उपमेय और उपमान दोनों का पद क्या हो? एक ही हो। तो साथियों ऐसी स्थिति में जो अलंकार होता है वो क्या कहलाता है? वो अनन्वय अलंकार कहलाता है। विकल्प देखते हैं क्या यहाँ अनन्वय है? तो ए उपमा, बी प्रतीप, सी अनन्वय और डी उत्प्रेक्षा। तो जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, यानी उपमान और उपमेय दो क्या हो? एक ही हो, एक ही हो, वहाँ अलंकार होता है अनन्वय। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, प्रतीप, प्रतीप जो होगा वो क्या होगा साथियों? उपमा का उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है, उपमा अलंकार का उल्टा क्या होता है? तो प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं। सीधे सीधे डेफिनेशन परिभाषा का प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, देख लेते हैं। विकल्प ए रस, बी छंद, सी अलंकार और डी गुण। तो साथियों वो कहलाता है विकल्प सी अलंकार। क्या कहलाता है? अलंकार। संस्कृत का एक सूत्र है जो कि दंडी ने अपनी पुस्तक काव्यदर्श में दिया है। वो सूत्र क्या कहता है? वो सूत्र कहता है, काव्य शोभा करान धर्मान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार इति प्रचीयते। कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, जो गुण होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम अलंकार के नाम से
जानते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अलंकार। विकल्प सी, अलंकार। तो साथियों, इस प्रकार से आज का जो हमारा सत्र है उस सत्र की चर्चा यहाँ पर क्या हुई, पूर्ण हुई। आशा करता हूँ कि ये सत्र जो होगा आपके लिए आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है वो इसी प्रकार से लगातार मिलता रहेगा। आप इसी प्रकार हमसे जुड़ करके अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसको और पुष्ट करते रहेंगे और आपकी उस तैयारी में हम आपके सहभागी बन करके यूं ही आपके साथ आपकी तैयारी को धार प्रदान करते रहेंगे। साथियों, इस आशा के साथ कि आपका जो दिन है वो मंगलमय हो, हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को जय हिंद।